माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल हम आज पूरा हमारा इंडस्ट्री पर ग्रो है कि माननीय जो पिछले 1 साल में उद्योग के क्षेत्र में जो काम किया है, हम मुख्यमंत्री जी से सुनना चाहते हैं कि उन्होंने पिछले 1 साल में या सवा साल, आज से 600 डे आपके हो गए हैं, तो आपने कौन से ऐसे कार्य किए हैं उद्योग के क्षेत्र में जिससे मध्य प्रदेश की बेरोजगारी काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास कर रहे हैं? मैं क्या बोलूं, पहले आप तो अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखा ही रहे थे, सारी बात तो उसमें आ गई। लेकिन आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं सर। मेरे से तो मैं जो याद नहीं था उससे ज्यादा तो आपने दिखा दिया। मैं तो देख देख के याद कर रहा था कि अच्छा ये भी हो गया क्या। अच्छा। सर ये मैं जानना चाहता था, उस दिन आपको कैसा लगा था जब तीसरी पंक्ति आपके नाम की घोषणा हुई कि आपको विधायक दल का नेता चुना गया, तो आपको क्या पहले से जानकारी थी, आपको कैसा एहसास हुआ? अच्छा, 8 दिन पहले आपने क्या खाया था याद है आपको? बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले, इतनी कौन याद रखे। अपने को जो काम मिला आनंद से करो, ये इतना ही रखो, यही ठीक रहता है। सामान्यतः क्या होता है कि ये सब बात, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं कोई इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। जी जी। लेकिन पार्टी ने ये सिखाया कि जिस दिन जो काम मिल जाए उसमें डूब के अच्छे से कर दो, उतना ही भाव रहना, अहंकार होना चाहिए ना, अपनी निराशा होना चाहिए। यथार्थ में जीते हुए जो जो काम मिल जाए मस्ती से करते जाओ। मैं अगर आपको लाइन से दिखाऊं जो मैंने अभी तक काम करे, वो इतने ज़्यादा है कि जैसे मैं वेस्टर्न रेलवे बोर्ड का मेंबर था 98 से 93, उसके पहले संगठन के बहुत सारे काम कर लिए। बाद में यूनिवर्सिटी का ईसी मेंबर रहा, उसके बाद उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष 8 साल रहा, 4 साल टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा, 3 साल बाद में तो विधायक और शिक्षा मंत्री, और ये तो सब आपने देखा ही है। लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि पार्टी हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को गढ़ने के लिए अवसर देती है, और उस अवसर को बेहतर से बेहतर हर एक को करना चाहिए, उतने में विश्वास करता हूँ। एक ज़रूर आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो एकदम हटके है जिसके लिए अपन करने की बात कर रहे हैं। जैसे कभी मैं सोचता हूँ कि ये जिस भवन में हम बैठे हैं, अगर ये भवन नहीं होता तो विधानसभा कहाँ लगती है यहाँ पे? छोटी सी बात है। अब जब ये बना तो ये कन्वेंशनल हॉल हो गया, लेकिन राजधानी 1956 में बनी थी, तो यहाँ कन्वेंशनल हॉल क्यों नहीं होना चाहिए? उस दृष्टि से जब बड़े आयोजन वगैरह होते हैं तो वो हमने भूमि पूजन कर दिया, अगले साल उद्घाटन कर देंगे। ऐसे काम करने में मुझे मजा आता है। जैसे उदाहरण के लिए जीआईएस, तो राजधानी हमारी है, तो जीआईएस के लिए राजधानी के केंद्र पे क्यों नहीं होना चाहिए? और जीआईएस केवल इंडस्ट्री की दृष्टि से यहीं क्यों होना चाहिए? छोटे छोटे स्थान पे क्यों नहीं होना चाहिए? संभाग केंद्र पे क्यों नहीं होना चाहिए? अब आप कभी देखना, जैसे अभी हमने अपने मेडिकल कॉलेज की पॉलिसी अभी लागू की। मैंने जिस दिन शपथ करी उसी दिन की बात थी, तो मैंने कहा कि मेरी जानकारी में था कि दो, आमतौर पर एजुकेशन की दृष्टि से अगर बात करें तो दुनिया के अंदर कहीं ऐसा नहीं कि मेडिकल एजुकेशन अलग रहेगा और मेडिकल का हॉस्पिटल दूसरा मंत्रालय चलाएगा। ये जबरदस्ती का क्यों नाटक होना चाहिए? तो इसलिए मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया, इसका एक ही मंत्री रहेगा। सरकार दोहरा खर्चा क्यों उठाएगी? तो जो स्वास्थ्य विभाग है वही मेडिकल कॉलेज का काम करेगा, एक ही हॉस्पिटल में दोनों काम हो जाएंगे। और उसी का आज विस्तारित रूप अब आप देखना कि मेडिकल कॉलेज के लिए मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, हमने मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल हमारे हैं 300 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल, इसके टेंडर करा दिए, और हमने कहा कि भाई मेडिकल कॉलेज के लिए जो मूलभूत हॉस्पिटल की ज़रूरत है उसके डॉक्टर, नर्स, दवाई, सारा खर्चा सरकार उठाएगी, वो आपसे नहीं लेगी। अब आपको मेडिकल कॉलेज तो डाल दो, आप मेडिकल कॉलेज खोलोगे 2 साल तक उसकी फीस से अब अपनी नई बिल्डिंग बना लेना, 700 बेड का हॉस्पिटल बाद में बना लेना, लेकिन सरकार का एक पैसा नहीं लगा और हमारा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इसके टेंडर कर दिए, 4 मेडिकल कॉलेज के प्रपोजल भी मंजूर होगा हमारे, बिना पैसे के, हिंग लगने फिट करी, रंग चोखा। ये जो अनावश्यक पैसे सरकार के न लगे, इस पे मेरा ध्यान थोड़ा सा है, और मुझे इस बात का संतोष है कि सब तरफ से इसकी अनुकूलता है। जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी तो एग्रीकल्चर कॉलेज होगा।
अब आपने सब यूनिवर्सिटी में हमने कहा ऐसा क्यों होना चाहिए, सब कॉलेज सभी विश्वविद्यालय में सभी कोर्स खोल दो। 16 सरकारी विश्वविद्यालय, मुझे इस बात का संतोष है, आज 10 में एग्रीकल्चर खुल गया है। तो ऐसे करते करते एक एक चीज़ में इसी प्रकार की दृष्टि रखी है कि सरकार का पैसा भी हमारा सबकी मेहनत का पैसा है। सरकार के द्वारा मैं आपको ये सब बातें इसलिए सुना रहा हूँ, आपके पेपर का नाम बहुत अच्छा है, जी 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 पब्लिक वाणी। जी जी तो पब्लिक वाणी की बात पब्लिक की तरफ से आना चाहिए। तो ये जनता की बात जनता को जनता के द्वारा जानने की जब हम बात करते हैं, तो आपने तो इतनी बढ़िया इसका पेपर का नाम रख दिया और वो भी डिजिटल हो गया, तो मेरा लाभ हो गया। जी जी तो जनता की आवाज़ ऐसी आती है, मैं देखता हूँ और भी ध्यान में आया है। जी जी। सर आपका सबसे ध्यान ज़्यादा कृषि के बाद पशुपालन की है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। उसके लिए जो आपने डॉक्टर अम्बेडकर कामधेनु योजना शुरू की है, उसका क्या किस तरह देख रहे हैं कि आप उस तरह विस्तार जो कर रहे हैं? देखिए, मैं आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत अच्छा स्थान है। आप बताइए, कई मामलों में हमारे राज्य के अंदर, जैसे हमारा वन का क्षेत्र बहुत बड़ा है और वन में ये संघर्ष होता है कि किसानों को वो अपनी खेती की ज़मीन करेंगे तो ज़मीन जंगल के अंदर कैसे करेंगे, और अगर वो अपना पशुपालन करेंगे तो बहुत सरलता से कर सकते हैं। और मैं किसान भी हूँ, मुझे मालूम, मेरे घर में तो खेती की आमदनी पूरी नहीं होती थी, इसलिए पिताजी ने दुकान खुलवाई। भाई खेती अपनी जगह है, तुम अपनी दुकान चलाओ, ये पढ़ना वढ़ना जो हो जाएगा, नहीं तो तुम अपनी दुकान से अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। तो इसमें कोई शर्म भी नहीं। हमको हमारे स्वाभिमान के साथ और आत्मसम्मान के साथ साथ स्वावलंबिता भी होना चाहिए। इसीलिए मैं इस बात के इस पक्ष में हूँ कि हर एक व्यक्ति जो किसान है, अब किसान को फसल साल में 2 बार जब बेचने जाएगा जब जाएगा, लेकिन रोज आमदनी तो दूध उत्पादन से होती है, पशुपालन से होती है। और फिर एक केवल पशुपालन से वो पैसा ही नहीं कमा रहा है। घर के अंदर, मैं जैसे मेरे घर की बात कहता हूँ, तो मेरे घर में जितनी आज इस तरह से भी समझ लो कि हमारे प्रदेश के अंदर 5.5 करोड़ लीटर दूध होता है प्रतिदिन। उसमें से जो बेचने जाते हैं, जिसका दूध की बिक्री होती है, वो केवल 3 करोड़ की है। 2.5 करोड़ तो किसान अपने घर में खुद ने खाते पीते हैं। तो जब अपने घर में दूध खुद खाएंगे भी तो कुपोषण वगैरह परवारे खत्म होगा कि नहीं होगा? जब हमारे इस प्रकार की अनुकूलता बनाते तो इससे तो रास्ता निकलता है। तो इसलिए ऐसे प्रकार से जिससे जीवन भी अच्छा बने, घर की सेहत भी अच्छी बने, और दूध दही की नदियाँ बहती थी अपने देश में, तो अपन तो उस तरह के लोग हैं, तो इसमें तो इसी का पार्ट करना चाहिए। सर आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती अब संघर्ष 2028 है, क्योंकि आप महाकाल की नगरी से आते हैं। है ही नहीं। सब पूरी व्यवस्थाएं हो गई। देखिए, वो गया जमाना जब हम अपने शहर के विकास के लिए 12 साल तक टकटकी लगाकर देखते थे, कब नक्षत्रीय घटनाओं में बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो सिंहस्थ होगा, तो लोग आएंगे जाएंगे। अब आप उज्जैन में आप कब गए थे आखिरी में? सर अभी 15 दिन पहले। आपको खाली मिली सड़कें? वो बहुत तो बदल गया, पूरा उज्जैन बदल तो गया। आप अंदाज लगा लो, आज के दौर में उज्जैन सहित धार्मिक स्थल सब पे, लेकिन उज्जैन अकेले में हमने 30 किलोमीटर के घाट बना रहे हैं। 5 करोड़ लोग भी स्नान कर लेंगे तो 24 घंटे में स्नान करा देंगे। ऐसी पूरे साल का सब ठोस काम कर दिया। आज के समय में ये सब हमारे लिए बड़े आस्था के केंद्र भी हैं, लेकिन आज के समय में ये धार्मिक पर्यटन के भी, तीर्थाटन के केंद्र है। तो इनके प्रबंधन करना ये हमारा काम है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी, जैसे आप बताओ तिरुपति बालाजी के कारण से आंध्र का एक अलग नक्शा है, शिरडी के साईं बाबा की अपनी स्थिति है, रामेश्वरम और बाकी तीर्थ, अपना उत्तराखंड तो केवल 4 धाम के भरोसे पूरा साल का। तो हम तो ये मान के चलते जितने देवस्थान हमारे हैं सबकी अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन हमको उस बात को लाना पड़ेगा सामने क्या क्या है। जब से आपने उज्जैन की बात कही तो मैं उज्जैन की 3-4 चीज़ें आपको बताता हूँ। अकेले उज्जैन से नहीं, मैं उज्जैन के साथ बहाने बात कर रहा हूँ। आप पूरे प्रदेश में शक्तिपीठ कौन सा बताओ जरा? कई शक्तिपीठ है सर। कौन सा है? नहीं, उज्जैन आपके वहाँ दतिया है, और ये आपके आगरमालवा में, मतलब 4-5 आपके यहाँ शक्तिपीठ कई हैं। और मैं कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हो तो हमारे प्रदेश में जो शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ है,
उसमें से अकेला एक हरसिद्धि शक्तिपीठ है, हाँ, जहाँ हम अपनी जितने, जैसे कामाख्या देवी है, और देवी शक्तिपीठ उत्तर भारत के हिसाब से, दक्षिण भारत के हिसाब से गढ़कालिका भी है, तो 2 शक्तिपीठ है। तो हमारे यहाँ जो देश भर में शक्ति आराधना वाले लोग हैं, जो शाक्त पीठ वाले हैं, उनके दृष्टि से हर एक स्थान का अपना महत्व, उसको सबके सामने लाना, इस प्रकार से एक एक देवस्थान की अपनी अपनी विशेषता है। हमारे बीच में हमारे देवस्थान जितना आपने बताया, उनको हमारी आस्था के केंद्र तो हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति की मान्यता वाले तीर्थों में देखेंगे। हाँ, ये उसी प्रकार से, जैसे छोटी भाषा में तो हमारे उत्तराखंड में भी 4 धाम बता देते हैं, हाँ, हाँ, लेकिन वो 4 धाम नहीं है, नहीं। वहाँ एक ही धाम है, वो है बद्रीनाथ। ऐसे 4 धाम तो देश की 4 अलग अलग दिशाओं के पीठ है, उसको मानना जाता है। सर, पब्लिक वाणी के मन से आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रदेश की जनता सदैव आशीर्वाद बनाए रखे, बस बहुत है, इतने में काम चल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अपनी ओर से एक बात जरूर मैं बोलना चाहूँगा, अब अन्यथा मत लेना। जी, जी। मैं सभी प्रकार के आज के समय में ये जो आपके माध्यम से पत्रकारिता के मित्रों से परिचय होता है और पत्रकारिता जगत के लोगों से भी मिलना होता है, सब अच्छे होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, उसमें से आप हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ।